हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विवेक गौतम केमिस्ट्री। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ इंजीनियरिंग केमिस्ट्री BT 101 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड आंसर्स। टॉपिक है वाटर एनालिसिस, बॉयलर ट्रबल एंड सॉफ्टनिंग मेथड्स। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस RGPV ऑनलाइन एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम, JEE एग्ज़ाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे भी RGPV ने इस बार ये डिसीजन लिया है कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड आपका पेपर बनेगा, इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है RGPV स्टूडेंट्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम 20 MCQs को डिस्कस करेंगे। देन पार्ट 2 आएगा, उसमें भी 20 क्वेश्चंस लेंगे। देन फाइनल पार्ट आएगा पार्ट 3, जिसमें 20 क्वेश्चंस लेंगे। इस तरह 60 क्वेश्चंस पर यूनिट आपको यहाँ पर मिलेगा। इस टॉपिक में 2 चैप्टर कवर हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, जिसको मैंने नाम दिया है यूनिट फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लिमिटेशंस ऑफ जियोलाइट प्रोसेस। जियोलाइट प्रोसेस एक सॉफ्टनिंग मेथड है और इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑप्शन ए, हॉट वाटर कैन नॉट बी यूज्ड। B, anions cannot be removed. C, highly turbid water cannot be used. And D, all above. जब लिमिटेशंस की बात आती है तो जियोलाइट में हम जानते हैं कि जियोलाइट में अगर हॉट वाटर यूज़ करते हैं तो वो जियोलाइट बेड को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए हॉट वाटर नहीं यूज़ करते। जियोलाइट प्रोसेस में केवल और केवल कैटायंस का रिमूवल होता है, इसलिए एनायंस का भी रिमूवल नहीं होता है। और अगर हम हाईली टर्बिड वाटर का इस्तेमाल करते हैं जियोलाइट प्रोसेस में, तो वो जियोलाइट के पोर्स को जाके ब्लॉक कर देता है, जिससे वाटर की सॉफ्टनिंग रुक जाती है। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल एबव, बिकॉज ऊपर के जो तीनों ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे इसके लिमिटेशंस हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। BOD स्टैंड्स फॉर। BOD का क्या मतलब है, BOD का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बी बायोडल ऑक्सीजन डिमांड, सी ब्रिटिश ऑक्सीजन डिप्लेशन एंड डी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिप्लेशन। तो इसका सिंपल आंसर है ऑप्शन ए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन टेम्पररी हॉट वाटर इज बॉइल्ड वन ऑफ द सब्सटेंस फॉर्म्ड इज। जब हार्ड वाटर को हम बॉयल करते हैं तो हमें पता है बॉइलिंग से टेम्परेरी हार्डनेस दूर हो जाती है, और उस प्रोसेस में जो सब्सटेंस बनता है वो क्या होता है? ऑप्शन है आपके सामने, हाइड्रोजन क्लोराइड, बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सी कैल्शियम सल्फेट एंड डी कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पता है टेम्परेरी हार्डनेस के लिए 2 ही साल्ट जिम्मेदार होते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। जब इसको गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ब्रेक होते हैं और इनमें से एक प्रोडक्ट जरूर बनाते हैं, वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सो द आंसर इज डी। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, जियोलाइट सॉफ्टनिंग प्रोसेस रिमूव्स बोथ टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। In this process, the calcium and magnesium present in water are precipitated as। हम जानते हैं कि जियोलाइट सॉफ्टनिंग प्रोसेस में दोनों तरह की हार्डनेस का रिमूवल होता है, टेम्परेरी और परमानेंट बोथ। लेकिन इस प्रोसेस में जो वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम के कैटायंस होते हैं वो किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं? मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन देखते हैं, ए इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स, बी इनसॉल्युबल सल्फेट्स, C insoluble chlorides and the D is insoluble zeolites। हमें पता है जियोलाइट एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें सोडियम अटैच होता है, उसको हम अगर पूरा नाम बोलें तो सोडियम जियोलाइट के नाम से जानते हैं। तो सोडियम जियोलाइट में सोडियम कंटेंट सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, और वो जैसे ही वाटर के संपर्क में आता है वो वाटर में चला जाता है, और वाटर में प्रेजेंट कैटायंस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आकर जियोलाइट के साथ एसोसिएट हो जाते हैं और वो बन जाते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जियोलाइट्स। और वो कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल। सो द आंसर इज डी, इनसॉल्युबल जियोलाइट्स इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरली अकरिंग वाटर इज।
नेचर से ऑब्टेन होने वाला जो वाटर होता है उसका सबसे प्योर फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है। ए रेन वाटर, बी रिवर वाटर, सी पॉन्ड वाटर एंड द डी इज वेल वाटर। सबको पता है रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर बिकॉज इट्स ऑब्टेन्ड एज अ इवेपोरेशन ऑफ सरफेस वाटर। ये सरफेस वाटर के इवेपोरेशन से बनता है, सो इट इज़ वेरी प्योर। सो द आंसर इज ए। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ नेचुरली अकरिंग वाटर इज। अब नेचर में मिलने वाला जो वाटर होता है उसका सबसे इम्प्योर फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है। ए रेन वाटर, बी रिवर वाटर, सी पॉन्ड वाटर एंड द डी इज सी वाटर। सबको पता है सी वाटर इज द मोस्ट इम्प्योर फॉर्म बिकॉज ऑल टाइप ऑफ रिवर्स थ्रो देयर इम्प्योरिटीज इनटू सी वाटर। सारी की सारी नदियाँ अपनी इम्प्योरिटीज सी वाटर में डालती हैं। और दूसरा, सी वाटर का सरफेस इतना ह्यूज होता है कि उसका कंटिन्यू उसका इवेपोरेशन होता रहता है, जिससे प्योर वाटर पार्टिकल तो इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं, बट उसके अंदर जो सॉलिड्स होते हैं, जो इम्प्योरिटीज होती है, उसका कंसंट्रेशन लगातार बढ़ता जाता है। सो द आंसर इज डी, सी वाटर इज द मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ द नेचुरल वाटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। इफ P इक्वल्स टू 0 द वाटर सैंपल इज अल्कलाइन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। P स्टैंड फॉर फेनैप्थलीन, ये एक इंडिकेटर है। अगर उसकी वैल्यू 0 आती है तो वाटर में किस तरह की एल्कलिनिटी संभव है, पाई जाती है? ऑप्शन ए OH माइनस ओनली, बी CO3 2 माइनस ओनली, सी SCO3 माइनस ओनली एंड डी CO3 2 माइनस एंड SCO3 माइनस। तो यहाँ हम जानते हैं अगर P कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, P दो आयंस के लिए वैल्यू देता है, रीडिंग देता है। किसके लिए? हाइड्रोक्साइड आयन के लिए यानी OH माइनस आयन के लिए, और दूसरा कार्बोनेट आयन के लिए रीडिंग्स देता है। अगर इन दोनों के लिए रीडिंग नहीं दे रहा है तो P की वैल्यू 0 आती है, और उस केस में तीसरी एल्कलिनिटी, 3 तरह की एल्कलिनिटी वाटर में होती है, OH आयन, OH माइनस आयन, CO3 2 माइनस आयन, SCO3 माइनस आयन। तो जब ऊपर की दो प्रेजेंट नहीं है तभी P इक्वल्स टू 0 की कंडीशन बनती है, और उस केस में आंसर होगा HCO3 माइनस ओनली। ऊपर की दो नहीं है तो निश्चित रूप से तीसरी एल्कलिनिटी ही वाटर में होगी। सो P इक्वल्स टू 0 में आंसर आपका होगा सी। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में बी रिमूव बाई एडिशन ऑफ। वाटर की परमानेंट हार्डनेस को हम कैसे दूर कर पाते हैं, किसके एडिशन से दूर कर पाते हैं? ऑप्शन है। ए लाइम एंड सोडा, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी पोटेशियम परमैंगनेट, डी सोडियम बाइकार्बोनेट। हमें पता है परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए 3 मेथड हम अप्लाई करते हैं। पहला लाइम सोडा, दूसरा जियोलाइट और तीसरा आयन एक्शन। और इस ऑप्शन में से केवल एक ऑप्शन सही दिख रहा है, लाइम एंड सोडा, जिसके थ्रू हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर पाते हैं। सो द आंसर इज ए लाइम सोडा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। द हार्डनेस ऑफ वाटर विच कैन बी रिमूव बाई मियर बॉइलिंग। वाटर की ऐसी कौन सी हार्डनेस है जो सिंपल बॉइलिंग से दूर हो जाती है? वाटर को बॉयल करने से वो हार्डनेस दूर हो जाती है। ऑप्शन है। ए टेम्पररी हार्डनेस, बी परमानेंट हार्डनेस, सी बोथ टेम्पररी एंड परमानेंट एंड डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है वाटर की जो हार्डनेस होती है 2 तरह की होती है, लेकिन उसमें से टेम्परेरी हार्डनेस ऐसी होती है जिसको हम सिंपल बॉइलिंग से दूर कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 10। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में बी रिमूव बाई। टेम्परेरी को तो हम बॉइलिंग से दूर कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट हार्डनेस को हम कैसे दूर कर पाते हैं? कौन सी ऐसी मेथड है जिसके थ्रू हम परमानेंट हार्डनेस को दूर कर पाते हैं? ऑप्शन है। ए लाइम सोडा प्रोसेस, बी जियोलाइट प्रोसेस, सी आयन एक्सचेंज प्रोसेस एंड डी ऑल दीज एबव्स। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के 3 ही मेथड्स हैं, लाइम सोडा, जियोलाइट एंड आयन एक्सचेंज, और ये तीनों ऑप्शन में है। चौथा ऑप्शन ऑल दीज एबव है। सो द करेक्ट आंसर इज डी ऑल दीज एबव्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट BIS। BIS का मतलब होता है
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वो एक मानक है जो मानक तय करता है, और उसके अकॉर्डिंग क्लोराइड कंटेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर इज, ड्रिंकिंग वाटर पीने के पानी में क्लोराइड कंटेंट की एक परमिसिबल लिमिट क्या होती है अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ऑप्शन है ए 250 मिलीग्राम्स पर लीटर, बी 100 मिलीग्राम्स पर लीटर, सी 0.1 मिलीग्राम पर लीटर एंड डी 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। तो जो क्लोराइड कंटेंट के लिए परमिसिबल लिमिट है वो है 250 मिलीग्राम्स पर लीटर, यानी ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर कॉमनली यूज्ड इन अ फिल्टर। वाटर को फिल्टर करने के लिए कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जो सामान्यतः उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन है ए चारकोल, बी सैंड, सी बोथ चारकोल एंड सैंड एंड डी एल्युमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर वाटर को फिल्टर करने के लिए चारकोल और सैंड दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। सो द आंसर इज सी, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टर्बिडिटी इन ड्रिंकिंग वाटर इज, पीने के पानी में टर्बिडिटी की परमिसिबल लिमिट क्या होती है। और ये इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 ppm, बी 10 ppm, सी 15 ppm, डी 20 ppm। तो अकॉर्डिंग टू BIS जो टर्बिडिटी की परमिसिबल लिमिट है वो है 10 ppm। सो द आंसर, करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। रीजनरेशन ऑफ कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स कैन बी डन बाई। कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स आयन एक्सचेंज रेजिन्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसमें एक समय के बाद ये जो कैटायन और एनायन होते हैं वो एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, सॉफ्टनिंग करना बंद कर देते हैं। उस कंडीशन में उसको हम रीजनरेट करते हैं, फिर से एक्टिवेट करते हैं, और उस प्रोसेस में हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ता है फॉर द कैटायन एक्सचेंज रीजनरेशन। कैटायन को रीजनरेट करने के लिए, कैटायन रेजिन्स को रीजनरेट करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है ए HCl, बी NaOH, सी Na2CO3 एंड डी CaCO3। तो इसका आंसर होगा ए HCl। HCl इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। जेलाइट प्रोसेस आल्सो नोन एज, जेलाइट प्रोसेस को एक और दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो क्या है। ऑप्शन है आयोनाइज्ड प्रोसेस, बी सलाइन प्रोसेस, सी परम्यूटेड प्रोसेस एंड द डी इज नन ऑफ दीज। इनमें से दूसरा नाम जेलाइट प्रोसेस का क्या है। इसमें आंसर होगा आपका सी, परम्यूटेड प्रोसेस इज आल्सो नोन एज जेलाइट प्रोसेस। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल मेथड इज यूज्ड एज जर्मिसाइडल इन मॉडर्न टाइम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। आधुनिक समय में, आज के समय में ड्रिंकिंग वाटर के ट्रीटमेंट के लिए या जर्म्स को किल करने के लिए कौन सी फिजिकल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, ए क्लोरिनेशन, बी ट्रीटिंग विद पोटेशियम परमैंगनेट, सी UV रेडिएशन एंड डी इज़ द ट्रीटिंग विद ब्लीचिंग पाउडर। तो जो अभी रिसेंटली इस्तेमाल किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वो है UV रेडिएशन प्रोसेस। सो द करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। EDTA स्टैंड्स फॉर, EDTA का मतलब क्या होता है, EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शन है ए एथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट, बी एथोनोएट डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, सी एथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड एंड डी नन। तो इनमें से EDTA का फुल फॉर्म होता है सी, एथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। सो द करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 18। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज काज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, वाटर में टेम्परेरी और परमानेंट दोनों तरह की हार्डनेस होती है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये पूछा जा रहा है कि परमानेंट हार्डनेस के लिए जिम्मेदार कौन से साल्ट होते हैं, किसकी वजह से वाटर में परमानेंट हार्डनेस होती है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए बायोकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बी कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, सी क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, डी फॉस्फेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम।
तो इसमें हमें ध्यान देना है जो ए ऑप्शन है बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेरी हार्डनेस, ये टेम्परेरी हार्डनेस के लिए जिम्मेदार होते हैं। बी है कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यस कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स के जो साल्ट्स होते हैं वही वाटर में परमानेंट हार्डनेस को कॉज करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। वाई हार्ड वाटर फर्स्ट पास इन कैटायन एक्सचेंजर देन एनायन एक्सचेंजर। आयन एक्सचेंज प्रोसेस में हम देखते हैं कि सबसे पहले वाटर को हम कैटायन एक्सचेंज रीजन में पास करते हैं, देन एनायन में पास करते हैं। ऐसा सीक्वेंस क्यों यूज़ करते हैं? तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए बिकॉज एसिड्स फॉर्म्ड इन कैटायन एक्सचेंजर डज नॉट हार्म एनायन एक्सचेंजर। इसका मतलब यह हुआ कि जब कैटायन में हम वाटर को पास करते हैं तो सबसे पहले एसिड्स बनते हैं और यही एसिड्स वाला वाटर एनायन में जाता है जो एनायन को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, एनायन को हार्म नहीं करता है। ठीक है, बी ऑप्शन है बिकॉज बेस फॉर्म्ड इन कैटायन एक्सचेंजर डज नॉट हार्म एनायन एक्सचेंजर, कि इसका मतलब ये है कि जो कैटायन एक्सचेंजर है वहाँ पर बेस फॉर्म होता है, बेस बनता है, बेसिक वाटर बनता है जो एनायन को हार्म नहीं करता है। सी बोथ, डी नन। तो इनमें से हमें पता है, हम जानते हैं कि वाटर को जब हम कैटायन एक्सचेंजर में पास करते हैं तो सबसे पहले एसिड्स बनते हैं और वो एसिड्स एनायन एक्सचेंजर को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, हार्म नहीं करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज सम टाइम एडेड इन द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन। वाटर में जब हम लाइम सोडा प्रोसेस करते हैं तो उस टाइम पर देखते हैं कि बहुत ही फाइन पार्टिकल्स बनते हैं जिसका प्रेसिपिटेशन आसान नहीं होता है। तो उस फाइन पार्टिकल को ईजिली प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए हम उसमें कुछ केमिकल्स अलग से मिलाते हैं जिसको कोगुलेंट्स बोलते हैं। और वो कोगुलेंट्स बोलते हैं, वो एक्चुअली क्या होते हैं और कभी कभार किस साल्ट को हम एज ए कोगुलेंट का या एज अ फ्लोकुलेंट हम इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है हमारे सामने, ए एल्यूमिनियम सल्फेट, बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सी कैल्शियम क्लोराइड, डी नन ऑफ दिस। तो इनमें से हमें पता है फ्लकुलेशन के जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं एक्चुअली में दे आर निगेटिवली चार्ज्ड, उनके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है और इसी वजह से वो एक दूसरे के जब पास में आते हैं तो वो रिपल्सन फोर्स फील करते हैं और दूर दूर भगते हैं। इसीलिए फाइन पार्टिकल्स में ब्राउनियन मोशन होता है, वो आसानी से सेटल नहीं हो पाते हैं। तो उसमें हाईली पॉजिटिव आयंस अगर प्रेजेंट हो जाएं किसी माध्यम से तो वो सारे के सारे निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे और एक छोटा पार्टिकल बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट होगा और बड़ा पार्टिकल कन्वर्ट होगा तो उसका वेट बढ़ेगा, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा और वो आसानी से सेटल डाउन हो जाएगा। तो इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट जो होता है, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 का चार्ज होता है, यह हाईली पॉजिटिव चार्ज वाटर में देता है जिसकी वजह से फाइन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना ज़्यादा आसान होता है। तो कभी कभार एल्यूमिनियम सल्फेट को यूज़ करते हैं एज अ फ्लोकुलेंट या एज अ कोगुलेंट। सो द करेक्ट आंसर इज ए एल्यूमिनियम सल्फेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आगे 20 क्वेश्चन हम लेकर आएंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए